नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे कानूनी सिद्धांत पर बात करने वाले हैं जो सचमुच जिंदगी और मौत की दहलीज पर खड़ा है। मृत्युकालिक कथन यानी डाइंग डिक्लेरेशन। हाँ, सोचिए, किसी इंसान के आखिरी शब्द क्या वो किसी को सजा दिलाने के लिए काफी हो सकते हैं? और इसी सवाल को हम सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी फैसले के जरिए समझेंगे। स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश बनाम चमन लाल। बिल्कुल। हमारी आज की इस पूरी बातचीत का मकसद ही ये समझना है कि जब किसी के खिलाफ हुए जुर्म का सबसे बड़ा, बल्कि कभी-कभी तो इकलौता सबूत उसके आखिरी शब्द ही हों, तो हमारा कानून उन्हें कितनी अहमियत देता है। मतलब ये कि इस केस में हम देखेंगे कि कैसे एक भरोसेमंद डाइंग डिक्लेरेशन बिना किसी मजबूत मोटिव यानी मकसद के सबूत के भी हत्या जैसे संगीन जुर्म में सजा का आधार बन सकता है। सही कहा। तो चलिए सबसे पहले इस केस की कहानी को समझते हैं। बात कब की है? बात है 7 दिसंबर 2009 की। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सरू देवी नाम की एक महिला 70% जली हुई हालत में मिलती है। 70%? और इल्जाम किस पर लगा? इल्जाम लगा उनके पति चमन लाल पर कि उसने मिट्टी का तेल छिड़क कर उन्हें आग लगा दी। और इसका कानूनी सफर भी काफी उतार चढ़ाव भरा रहा होगा। अरे, किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। देखिए, निचली अदालत यानी सेशन कोर्ट ने तो पति को आईपीसी की धारा 302 मतलब हत्या का दोषी मान लिया। और सजा? उम्र कैद। लेकिन जब ये मामला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचा तो पूरी कहानी ही पलट गई। पलट गई मतलब? हाईकोर्ट ने सबूतों में शक का फायदा देते हुए चमन लाल को बरी कर दिया। बरी कर दिया? और यहीं से मामला और गंभीर हो गया होगा। बिल्कुल। राज्य सरकार इस फैसले के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या सरू देवी के मरने से पहले दिए गए बयान पर 100% भरोसा किया जा सकता है, खासकर तब जब हाईकोर्ट ने उसी बयान पर इतने सारे सवाल खड़े कर दिए थे। तो चलिए इस कानूनी गुत्थी को एक एक कर सुलझाते हैं। जरूर। तो फिर उस सबसे अहम सबूत से ही शुरू करते हैं जिस पर यह पूरा केस एक तरह से टिका हुआ है, सरू देवी का डाइंग डिक्लेरेशन। ये बयान किसने लिया, कब और कैसे? ये बयान घटना के ठीक अगले दिन मतलब 8 दिसंबर 2009 को अस्पताल में लिया गया था। अस्पताल में? हाँ। और इसे दर्ज करने वाले थे तहसीलदार कम एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अमर सिंह। ये बात अपने आप में बहुत मायने रखती है। क्यों? क्योंकि बयान किसी पुलिस अफसर ने नहीं बल्कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष सरकारी अधिकारी, एक मैजिस्ट्रेट ने दर्ज किया था। इससे उसकी विश्वसनीयता का वजन और बढ़ जाता है। और इसे दर्ज करने की प्रक्रिया क्या थी? मतलब क्या ये पक्का किया गया था कि सरू देवी उस वक्त बयान देने की हालत में थी भी? क्योंकि 70% जलना, ये तो सोचना भी मुश्किल है। आपका सवाल बिल्कुल सही है और कानून इसी बात पर सबसे ज्यादा जोर देता है। प्रक्रिया का पूरा पालन किया गया था। बयान लिखने से ठीक पहले ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने बाकायदा एक सर्टिफिकेट दिया था। अच्छा, डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया? हाँ, जिसमें लिखा था कि सरू देवी मानसिक और शारीरिक रूप से बयान देने के लिए पूरी तरह फिट है। मतलब वो होश में थी और समझ रही थी कि वो क्या कह रही हैं। और उस वक्त वहां कौन कौन मौजूद था? वहां डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डीएसपी और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी थे, लेकिन बयान मजिस्ट्रेट ही दर्ज कर रहे थे। तो आखिर कहा क्या था सरू देवी ने अपने उन आखिरी शब्दों में? अपने बयान में सरू देवी ने बिना किसी लाग लपेट के साफ साफ कहा कि उनके पति ने उन्हें कंजरी कहकर यानी एक बुरे चरित्र की महिला कहकर जलील किया और फिर उन पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। ये कोई घुमा फिरा कर कही गई बात नहीं थी, एक सीधा और स्पष्ट आरोप। तो सरू देवी ने मरने से पहले सीधे सीधे अपने पति का नाम ले लिया। एक आम इंसान के लिए तो शायद बात यही खत्म हो जाती है, पर कानून की नजर में ऐसे आखिरी शब्दों का वजन क्या होता है? क्या ये अपने आप में ही काफी है? देखिए, यहीं पर इस केस का कानूनी दिल बसता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 यानी इंडियन एविडेंस एक्ट, हाँ, उसकी धारा 32(1) चलन में आती है। ये सेक्शन कहता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी मौत के कारण के बारे में या उन परिस्थितियों के बारे में कोई बयान देता है जिनसे उसकी मौत हुई, तो उस बयान को अदालत में सुसंगत मतलब रेलेवेंट माना जाएगा। अच्छा, तो इसके पीछे सोच क्या है? इसके पीछे एक बहुत पुराना और गहरा कानूनी सिद्धांत है जिसे लैटिन में कहते हैं नीमो मोरिटोरस प्रेज्यूमेटर मिंटीरार। वाह, ये तो सुनने में बड़ा भारी है। इसका मतलब क्या हुआ आसान भाषा में? इसका सीधा सा मतलब है
कोई भी व्यक्ति अपने रचयिता से झूठे मुंह नहीं मिलना चाहेगा। ये एक मान्यता है कि मौत का सामना कर रहा इंसान सांसारिक वजहों जैसे लालच या दुश्मनी इन सब से ऊपर उठ जाता है और सच ही बोलता है। ये तो कानून से ज्यादा इंसान की आत्मा पर भरोसे जैसा है। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे सिर्फ एक नैतिक विचार नहीं बल्कि एक मजबूत कानूनी आधार दिया है कई ऐतिहासिक मामलों में, जैसे खुशाल राव बनाम बॉम्बे राज्य। हाँ, ये तो बड़ा लैंडमार्क केस है। बिल्कुल। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डाइंग डिक्लेरेशन को परखने के लिए कुछ सिद्धांत तय किए थे। पहली बात, अगर ये बयान स्वैच्छिक, सच्चा और भरोसेमंद पाया जाता है तो उसे सच साबित करने के लिए किसी और सबूत की जरूरत नहीं है, जिसे हम कॉरबोरेशन कहते हैं। और दूसरी बात? और दूसरी, जो सबसे बड़ी बात है, अगर अदालत का ज़मीर ये मानता है कि बयान सच्चा है तो सिर्फ उसी एक बयान के आधार पर किसी को हत्या जैसे संगीन जुर्म में सजा दी जा सकती है। पानीबेन बनाम गुजरात राज्य में भी कोर्ट ने यही बात दोहराई थी। ये तो बहुत साफ है। अगर कानून इतना स्पष्ट है तो फिर हाईकोर्ट ने चमनलाल को बरी क्यों किया? उनके फैसले का आधार क्या था? उन्होंने इस बयान पर शक क्यों किया? ये इस केस का सबसे उलझा हुआ हिस्सा है। हाईकोर्ट ने कुछ, आप कह सकती हैं कि तकनीकी बिंदुओं पर ज्यादा ध्यान दिया जिन्हें बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सही नहीं माना। जैसे कि पहला शक क्या था? पहला शक था समय को लेकर एक छोटी सी गड़बड़ी पर। समय को लेकर गड़बड़ी मतलब किसी गवाह को ठीक से टाइम याद नहीं था क्या? बस इतनी सी बात? लगभग यही। बचाव पक्ष ने कहा कि तहसीलदार के अस्पताल पहुंचने के टाइम को लेकर गवाहों के बयानों में फर्क था। जैसे मृतक के भाई ने पहले शायद शाम का जिक्र कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब सारे बयानों को एक साथ देखा तो पाया कि तहसीलदार, डीएसपी, दूसरे गवाह सबने लगातार यही कहा कि तहसीलदार सुबह 11 बजे से 11:15 के बीच अस्पताल पहुंचे थे। मृतक के भाई ने भी बाद में साफ किया कि बयान सुबह 11:30 बजे ही लिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी? ऐसी छोटी मोटी बातों पर केस की बुनियाद को हिलाया नहीं जा सकता। ठीक है, ये बात समझ आती है। दूसरा शक क्या था? दूसरा शक पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी को लेकर था। बचाव पक्ष का तर्क था कि चूंकि बयान दर्ज होते वक्त पुलिस वहां मौजूद थी तो हो सकता है कि सरू देवी पर दबाव डाला गया हो या उन्हें सिखा पढ़ाकर बयान दिलवाया गया हो। ये दलील तो थोड़ी वजनदार लगती है। पुलिस की मौजूदगी तो डरा सकती है। बिल्कुल, और अदालतें इस बात को लेकर सतर्क भी रहती हैं। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट का नजरिया बहुत साफ था। उन्होंने कहा कि सिर्फ पुलिस की मौजूदगी से बयान खारिज नहीं हो जाता, खासकर जब बयान एक मजिस्ट्रेट ले रहा हो। अच्छा। कानून में डाइंग डिक्लेरेशन दर्ज करने का कोई एक फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है कि कमरे में कौन होगा और कौन नहीं। अहम बात यह है कि बयान लेने वाला व्यक्ति निष्पक्ष हो और बयान देने वाला आजाद महसूस करे। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि बचाव पक्ष के वकील ने मजिस्ट्रेट से जिरह के दौरान एक बार भी ये सवाल नहीं उठाया कि उन पर कोई दबाव था, तो बाद में ये दलील देना सिर्फ एक अति तकनीकी आपत्ति बनकर रह गया। और तीसरा, शायद सबसे बड़ा शक, एफआईआर को लेकर था। एफआईआर में मृतक के भाई ने कहा था कि जब उसने अपनी बहन से पूछा कि उसे किसने जलाया तो उसने किसी का नाम नहीं लिया था। अब ये तो एक बहुत बड़ा पॉइंट लगता है। हाँ, पहली नजर में ये एक बहुत मजबूत दलील लगती है। अगर कोई जल रहा है और उसका भाई पूछे किसने किया और वो चुप रहे तो शक तो पैदा होता ही है। हाई कोर्ट ने इसी बात को काफी वजन दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे कैसे देखा? सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक अलग और ज्यादा व्यावहारिक नजरिए से देखा। उन्होंने कहा कि एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट पूरे केस की एनसाइक्लोपीडिया नहीं होती, वो सिर्फ घटना की पहली सूचना है। सही बात है। उस पल की कल्पना कीजिए, एक इंसान 70% जल चुका है, असहनीय पीड़ा में है। उस वक्त पहली प्राथमिकता उसकी जान बचाना होती है, न कि उससे एक जासूस की तरह पूछताछ करना। भाई का पहला काम उसे अस्पताल ले जाना था। हो सकता है उस वक्त सरू देवी बोलने की भी हालत में ना हो। तो एफआईआर में नाम ना होना एक निर्णायक फैक्टर नहीं माना गया? नहीं, कोर्ट ने कहा कि ऐसी चूक बाद में मैजिस्ट्रेट के सामने पूरे होशो हवास में दर्ज किए गए विस्तृत बयान को अपने आप झूठा साबित नहीं कर सकती। ठीक है, अब बात करते हैं मोटिव की। क्राइम थ्रिलर में तो हमेशा पूछते हैं कत्ल की वजह क्या थी। बचाव पक्ष ने भी ये तर्क दिया कि पति के पास अपनी पत्नी को जलाने का कोई मजबूत मकसद साबित नहीं हुआ। ये कानून में कितना मायने रखता है?
ये एक और बहुत जरूरी कानूनी सवाल है। देखिए, मोटिव यानी मकसद की भूमिका उन मामलों में सबसे अहम होती है जो पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य मतलब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर टिके होते हैं। अच्छा, जहां कोई चश्मदीद गवाह ना हो। बिल्कुल, जहां किसी ने सीधे तौर पर अपराध होते हुए नहीं देखा और केस को अलग अलग कड़ियों को जोड़कर साबित करना पड़ता है, वहां मकसद उस चेन की एक बहुत मजबूत कड़ी होता है। लेकिन इस केस में तो सीधे तौर पर सबूत था, है ना? हाँ, इस केस में सरू देवी का डाइंग डिक्लेरेशन एक प्रत्यक्ष साक्ष्य यानी डायरेक्ट एविडेंस था। वो खुद बता रही थी कि उनके साथ क्या हुआ। और कानूनी सिद्धांत ये है कि जहां आपके पास एक भरोसेमंद डायरेक्ट एविडेंस हो, वहां मोटिव का बहुत मजबूत होना या उसका साबित न हो पाना केस के लिए घातक नहीं होता। क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई पुराना केस का जिक्र किया है? हाँ, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को पुख्ता करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य बनाम बोगम चंद्रैया और पुरुषोत्तम चोपड़ा बनाम राज्य एनसीटी दिल्ली जैसे अपने पुराने फैसलों का भी हवाला दिया। पर क्या ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि कोई बिना किसी ठोस वजह के इतना बड़ा कदम उठा ले? अदालतें इस मानवीय पहलू को कैसे देखती हैं? आपका सवाल वाजिब है, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि कोई बैकग्राउंड ही ना हो। अदालत ने पाया कि सबूतों से ये साफ था कि आरोपी अपनी पत्नी से अक्सर लड़ाई झगड़ा करता था, उसे जलील करता था और कंजरी कहकर घर से निकल जाने को कहता था। खुद सरू देवी ने अपने डाइंग डिक्लेरेशन में इस लगातार हो रहे क्लेश और दुर्व्यवहार का जिक्र किया था। तो ये सब मिलकर अपराध के लिए एक विश्वसनीय पृष्ठभूमि तो तैयार करता ही है। तो मतलब मोटिव को गणित के सवाल की तरह साबित करने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल। अच्छा, बचाव पक्ष की भी तो सुननी पड़ेगी। उन्होंने भी तो कुछ गवाह पेश किए होंगे, जैसे कि पति का छोटा बेटा और एक चाची। उनकी गवाही का क्या हुआ? हाँ, बचाव पक्ष ने गवाह पेश किए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गवाहियों को भरोसे के लायक नहीं पाया। वार्ड सदस्य और आरोपी की चाची दोनों अपने पहले के बयानों से पलट गए। अच्छा, मुकर गए? हाँ, जिसके बाद उन्हें विरोधी गवाह यानी हॉस्टाइल विटनेस घोषित कर दिया गया। उनकी गवाही सुनी सुनाई बातों पर आधारित थी और उन्होंने ये बातें घटना के तुरंत बाद किसी को नहीं बताई थीं, जो उनके बयान को और कमजोर करता है। और बेटी की गवाही का क्या? एक बेटे की गवाही तो काफी मायने रखती होगी। छोटे बेटे ने कहा कि जब घटना हुई तो उसके पिता किचन गार्डन में काम कर रहे थे। ये बयान जांच अधिकारी के बयान से मेल नहीं खाता था। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि बेटे ने ये दावा नहीं किया कि उसने अपनी आंखों से देखा कि आग कैसे लगी। मतलब उसने ये नहीं देखा कि माँ ने खुद को आग लगाई या किसी और ने लगाई? नहीं, उसने सिर्फ ये कहा कि पिता वहां नहीं थे। उसकी गवाही से ये साबित नहीं होता कि आग पति ने नहीं लगाई या आग कैसे लगी। बचाव पक्ष ने आत्महत्या यानी सुसाइड का भी एंगल दिया था। उन्होंने कहा कि पति ने तो आग बुझाने की कोशिश की थी, जिसमें वो खुद भी थोड़ा जल गया था। हाँ, ये दलील भी दी गई, लेकिन अदालत ने इसे भी खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पति का आग बुझाने की कोशिश करना और इस कोशिश में मामूली रूप से जल जाना उसे अपने आप में बेगुनाह साबित नहीं करता। तो इसका क्या मतलब निकाला कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि ऐसा बर्ताव अपराध करने के बाद अपनी बेगुनाही का नाटक करने की एक कोशिश भी हो सकता है। तो इन सभी दलीलों, सबूतों और कानूनी सिद्धांतों को तौलने के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट किस नतीजे पर पहुंचा? सुप्रीम कोर्ट इस साफ नतीजे पर पहुंचा कि निचली अदालत का फैसला बिल्कुल सही था। अच्छा। उन्होंने माना कि सरू देवी का डाइंग डिक्लेरेशन पूरी तरह से स्वैच्छिक, सच्चा और विश्वसनीय था। इसे एक सक्षम मजिस्ट्रेट ने सभी जरूरी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए दर्ज किया था। और हाई कोर्ट के फैसले के बारे में क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने इस सबसे मजबूत सबूत को सिर्फ अटकलों और बेहद तकनीकी आधारों पर खारिज करके और मुकर गए गवाहों की अविश्वसनीय गवाही पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करके एक गंभीर गलती की थी। तो आखिरी फैसला क्या रहा? आखिरी फैसला ये रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के बरी करने के फैसले को रद्द कर दिया और निचली अदालत की सजा यानी उम्र कैद को बहाल कर दिया। तो कुल मिलाकर चमनलाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर डाइंग डिक्लेरेशन की अहमियत को स्थापित किया। ये एक मजबूत रिमाइंडर है कि कानून किसी इंसान के आखिरी शब्दों को कितना पवित्र और ताकतवर मानता है। बिल्कुल, जब तक कि ये साबित ना हो जाए कि वो शब्द भरोसे के लायक नहीं है।
ये फैसला इस बात पर भी रोशनी डालता है कि अदालतों को न्याय करते वक्त छोटी-मोटी विसंगतियों से ऊपर उठकर सबूतों के सार, उनके सब्सटेंस को देखना चाहिए। हाँ, एक भरोसेमंद प्रत्यक्ष साक्ष्य परिस्थितिजन्य कमजोरियों पर भारी पड़ सकता है। सही कहा। जैसे कि इस केस में मोटिव का साफ न होना, ये हत्या जैसे मामलों में सबूतों को तौलने के एक बहुत ही नाजुक संतुलन को दिखाता है। यकीनन, ये पूरा मामला मौत के वक्त कहे गए शब्दों की ताकत पर टिका है, लेकिन ये हमें भविष्य से जुड़े एक सवाल पर सोचने को भी मजबूर करता है। क्या सवाल? आज के दौर में जहां ऑडियो और वीडियो को एआई से बनाना, जैसे डीप फेक, मुमकिन हो गया है, तब क्या होगा जब भविष्य में डाइंग डिक्लेरेशन वीडियो पर दर्ज किए जाएंगे? हमारा कानूनी सिस्टम तब एक बयान की सच्चाई और प्रामाणिकता को परखने की चुनौती का सामना कैसे करेगा? ये एक बहुत ही गंभीर और जरूरी सवाल है। ये एक ऐसी चुनौती है जिस पर आने वाले वक्त में कानून को बहुत गंभीरता से सोचना होगा।